नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं के लिए टर्म 2 की परीक्षाएं 16 अप्रैल 2022 से होंगी और इस बार परीक्षा का समय सुबह 10:30 बजे होगा और 2 शिफ्ट में परीक्षाएं आयोजित नहीं होंगी। अधिक जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपको बता दें कि सीबीएसई ने भी अपना शेड्यूल बता दिया है कि आखिर 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं सीबीएसई बोर्ड कब कराएगा और इसके लिए उसने तारीख का ऐलान कर दिया है। 26 अप्रैल से परीक्षाएं शुरू होंगी। सीबीएसई बोर्ड टर्म सेकंड की परीक्षाओं का ऐलान 26 अप्रैल से परीक्षाएं होंगी और अधिक जानकारी के लिए आप सीबीएसई बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। जीत के बाद मंत्रिमंडल की बैठक होगी। शाम 5 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई है। सीएम आवास पर यह बैठक होगी। मंत्रिमंडल के सहयोगियों से सीएम योगी बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। यानी कि आज बीजेपी की यह प्रचंड जीत के बाद शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। सीएम आवास पर यह बैठक होगी। मंत्रिमंडल के सहयोगियों से सीएम योगी मुलाकात करेंगे। उनसे तमाम बातों पर चर्चा की जाएगी। तमाम विषयों पर विचार रखे जाएंगे। साथ ही अब जब नई सरकार बनेगी, यानी कि बीजेपी फिर से नई सरकार में आएगी, तो उसके लिए रूपरेखा भी तैयार की जाएगी, रणनीति तैयार की जाएगी और तमाम बातों पर चर्चा की जाएगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की एक प्रचंड जीत, बहुमत से बहुत आगे का आंकड़ा बीजेपी के पास 2017 के प्रदर्शन से पीछे, लेकिन उसके बाद भी एक बेहतर प्रदर्शन बीजेपी का उत्तर प्रदेश के चुनाव में है। और अब इस जीत के बाद मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जा रही है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रियम, आज मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जा रही है। आखिर ऐसे कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिन पर आज चर्चा होगी जीत के बाद ये पहली बैठक? देखिए, जिस तरीके से कल बीजेपी ने एक अपनी ऐतिहासिक जीत जो है वो दर्ज करी है, तो उसके बाद लगातार सभी लोग सीएम योगी आदित्यनाथ से जो उनके शुभचिंतक हैं वो मिल रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं और सभी वर्ग के लोग जो है आ रहे हैं, उनको अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं। और इसी तरीके से एक शिष्टाचार मुलाकात केवल आज जो है वो रखी गई है। शाम 5 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होगी, जिसमें उनके मंत्रिमंडल के जो सभी सदस्य हैं वो उनके आवास पर पहुंचेंगे। वहां पर पहुंचकर उनको बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे। आगे की जो रणनीतियां हैं उन पर चर्चा हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल ये अनऑफिशियली बैठक जो है उसको ये बुलाया गया है, जिसमें केवल कह सकते हैं शुभकामनाओं के लिए जो है मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो आज पहुंचेंगे। वहां पर पहुंचकर सीएम के शुभकामनाएं देंगे, उनको साधुवाद करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे। और जिस तरीके से बीजेपी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है, जो कई तरीके के कयास लगाए जा रहे थे उनको तोड़ते हुए, मिथकों को तोड़ते हुए, जो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कह सकते हैं कि रिकॉर्ड एक नया जो है वो क्रिएट किया है, तो उसके उस विषय पर जो है वो चर्चा हो सकती है। बिल्कुल प्रियम, ये भी समझा जा सकता है कि आज एक बड़ी जीत के बाद जो ये बैठक हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री से सभी के मिलने का सिलसिला तो जारी है ही, इसी बहाने सबसे एक साथ मुलाकात भी हो जाएगी, चर्चा भी हो जाएगी, एक दूसरे को बधाइयां और शुभकामनाएं भी दे दी जाएंगी। बिल्कुल, देखिए इसी के लिए ये बैठक है। और जैसा कि मैंने बताया कि आज जो ये बैठक है, कल देर शाम से ही लोगों का उनके आवास पर पहुंचने का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया था। सभी लोग बधाई देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए जो है उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। अलग अलग वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं। तो उसी के चलते आज ये उनकी शाम को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल की भी बैठक को बुलाया है, जिसमें उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्य जो है वो पहुंचेंगे, उनसे मुलाकात होगी। सभी लोग शुभकामनाएं देंगे, एक दूसरे को बधाइयां देंगे। ये तो एक सामान्य जो बैठक है वो आज ये शाम को बुलाई गई है। शुक्रिया आपका प्रियम पाठक, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए।
उत्तराखंड से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे, जहां पुष्कर सिंह धामी ने सीएम पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि राज्यपाल को पुष्कर सिंह धामी ने इस्तीफा अपना सौंप दिया है। राजभवन में राज्यपाल को धामी ने अपना इस्तीफा सौंपा है। चुनाव में मिली हार के बाद धामी ने यह इस्तीफा दिया है। खटीमा सीट से पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे थे और जहां से उन्होंने चुनाव वो हार गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले इसी सीट पर दो बार वो चुनाव जीते हैं, लेकिन इस बार चुनाव हार गए हैं। उत्तराखंड की राजनीति में एक मिथक है कि मुख्यमंत्री होते हुए जब वो चुनाव लड़ता है विधायकी का, तो अक्सर हार जाता है। अभी तक के मिथक के हिसाब से ये सिलसिला चला रहा है। 2022 के चुनाव में भी ये मिथक बरकरार है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी खटीमा से चुनाव हार गए हैं। और जिसके चलते आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वो दायित्व पूरा हुआ है। उत्तराखंड के अंदर पहली बार ये मिथक टूटा है। 2/3 बहुमत से उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और ये सरकार निश्चित रूप से जो हमारे संकल्प हैं उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए, उत्तराखंड को विकास की गति देने के लिए, उत्तराखंड के चहुँ विकास के लिए काम करेगी और हमने जो भी वायदे किए हैं हम उन सब वादों। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बन चुकी मायावती की पार्टी को इस बार चुनाव में महज 1 सीट मिली है, जिसके बाद लखनऊ में मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने कार्यकर्ताओं से हिम्मत न हारने की अपील की। मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी का इतिहास बताकर समर्थकों को यह समझाने की कोशिश की कि राजनीति में अच्छे बुरे दौर आते रहते हैं। बसपा सुप्रीमो ने बीजेपी की जीत और बसपा की हार की वजहों का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि उनका समाज पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। उन्हें इस बात का संतोष है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज बसपा के साथ तो लगा रहा, लेकिन इसका पूरा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। इससे बसपा को भारी नुकसान हुआ है। मुस्लिम समाज ने बार बार आजमाई पार्टी बसपा से ज्यादा सपा पर भरोसा करने की एक बड़ी भूल की है। गरीब, दबे कुचले, गरीब व लाचार लोग बाबा साहब की मूवमेंट के मुताबिक चलकर सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में है और उसके लिए वे किसी भी हद तक गिरकर अपना गंदा व घिनौना आदि खेल खेलते रहते हैं। इसलिए यूपी का वर्तमान चुनाव परिणाम बीएसपी के करोड़ों लोगों की रात दिन की कड़ी तन मन धन की मेहनत का ये वाजिब फल कतई नहीं है। फिर भी बाबा साहब के अनुयायी पार्टी होने के नाते इस पार्टी के लोगों को अपनी हिम्मत कतई नहीं हारना है, बल्कि पत्थर काट कर रास्ता बनाने का अपना प्रयास व संघर्ष हर हाल में आजीवन जारी। 16 मार्च को पंजाब में शपथ लेंगे भगवत मान। 13 मार्च को मान और केजरीवाल का रोड शो है। पंजाब में मान और केजरीवाल का होगा बड़ा रोड शो। आपको बता दें कि जब तक चुनाव चल रहे होते हैं, मतदान हो रहे होते हैं, तो उसके बाद सभी को इंतजार होता है कि आखिर परिणाम कब आएंगे। और जब चुनाव के परिणाम सामने आ जाते हैं तो उसके बाद सभी की नजरें उस तिथि पर आकर अटक जाती हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर अब शपथ ग्रहण समारोह कब रखा जाएगा। अब ऐसे में पंजाब में यह बात क्लियर हो चुकी है और पंजाब में 16 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है और उससे पहले यानी कि इस 16 तारीख से 3 दिन पहले 13 मार्च को पंजाब में भगवत मान और केजरीवाल रोड शो करेंगे। पंजाब में मान और केजरीवाल का एक बड़ा रोड शो होगा और इसी के चलते आज केजरीवाल के घर पर भगवंत मान मिलने भी पहुंचे हैं। भगवंत मान दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से उन्होंने मुलाकात भी की है और साथ ही अब इस तिथि का भी ऐलान कर दिया गया, इसकी भी घोषणा कर दी गई कि 16 तारीख को पंजाब में शपथ ग्रहण समारोह होगा।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी की इस बम्पर जीत से पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। प्रदेश भर में बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं, कहीं फूल से तो कहीं रंगों से और कहीं बुलडोजर पर ही चढ़कर पार्टी की जीत को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यूपी में योगी ने रचा इतिहास। यूपी में बीजेपी की बड़ी जीत। जीत पर जश्न में डूबे कार्यकर्ता। कहीं फूलों की होली खेलते दिखे कार्यकर्ता तो कहीं बुलडोजर पर चढ़कर मनाया जश्न। लोगों का हुजूम और हुजूम में रंगों में सरोबार ये चेहरे तस्वीरें लखनऊ के बीजेपी कार्यालय की हैं, जहां मौका खुशी का है, लिहाजा जोश भी दोगुना है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस कदर जोश है कि वो अभी से ही होली खेलते दिख रहे हैं। प्रदेश भले ही भगवा रंग में रंगा हो, लेकिन इनके चेहरों पर कई रंग हैं। कुछ तो सिर पर बुलडोजर बाबा का बुलडोजर लगाकर पहुंच गए। तो दूसरी तस्वीर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से है, जहां मोदी योगी के नारे लगाते हुए दशाश्वमेध घाट रोड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। जीत पर जोश से भरे कार्यकर्ता सड़क पर योगी मोदी का कटआउट लेकर नाचते गाते दिखे। यहाँ भी कार्यकर्ता सड़क पर फूलों से होली खेलते दिखे। तस्वीरें देवरिया जिले से हैं, जो काफी दिलचस्प हैं। यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता चलते बुलडोजर के ऊपर चढ़े दिखे। उत्साह से भरे कार्यकर्ताओं के हाथ में योगी का कटआउट था, जिसे लेकर वो बुलडोजर पर ही चढ़ गए थे। कन्नौज जिले में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह दिखा। सभी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों पर नाचते दिखे। पार्टी की इस जीत पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का कहना है कि बीजेपी की बढ़त पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। निश्चित रूप से जैसा कि हम लोगों को अंदाज था, उसी हिसाब से रुझान भी आए हैं और हम लोग बड़े बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यह कार्यकर्ताओं की अपार मेहनत और महान जनता के आशीर्वाद से संभव है। जो गुंडे हैं, माफिया हैं और यह जो दबंग है, जो आम जन का उत्पीड़न करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बुलडोजर चलता रहेगा। प्रदेश भर के कई जिलों में बीजेपी की इस बम्पर जीत पर कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। बीजेपी कार्यालय से लेकर सड़कों तक कार्यकर्ताओं का हुजूम है। होली आने में भले ही कुछ समय बाकी हो, लेकिन इन कार्यकर्ताओं ने अभी से ही होली का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आ गए हैं। हर तरफ भगवा लहरा रहा है। इस बार फिर सूबे में योगी आदित्यनाथ के नाम का डंका बज रहा है। 37 साल बाद ये एक ऐसा मौका आया है जहां प्रदेश में कोई सीएम लगातार दूसरी बार सत्ता की कुर्सी पर काबिज हुआ है। रिपोर्ट देखिए। सामान्य से दिखने वाले भगवा रंग के कपड़े और चेहरे पर तेज उनके चुनावी भाषण ही इतने आत्मविश्वास से भरे होते हैं कि चुनाव के नतीजों से पहले ही लगा कि यूपी में आएंगे तो योगी, और ये सच साबित भी हुआ। ये कमाल योगी ही कर सकते हैं कि 37 साल बाद वो लगातार
देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया होने का गौरव हासिल कर रहे हैं। वही बात अगर 37 साल पहले की करें तो कांग्रेस के नेता नारायण दत्त तिवारी को लगातार 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहने का खिताब मिला था। इसके बाद से कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो इस रिकॉर्ड को तोड़ सके, लेकिन साल 2022 के विधानसभा चुनाव ने ये करिश्मा कर दिखाया। आपको बता दें कि 37 साल का टूटा रिकॉर्ड। 37 साल बाद योगी लगातार सत्ता में बने रहने वाले सीएम। इससे पहले कांग्रेस के एनडी तिवारी लगातार सीएम बने। 1985 के बाद अब सीएम योगी लगातार 2 बार सीएम बने। उत्तर प्रदेश में 1.5 दशक से जो भी नेता सीएम बना है वो विधानसभा के बजाय विधान परिषद का सदस्य रहा है। मायावती से लेकर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ तक सभी मुख्यमंत्री विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ऐसे पहले नेता हैं जो बीते 1.5 दशक में बतौर मुख्यमंत्री विधानसभा का चुनाव लड़े हैं। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस बार विधानसभा चुनाव में उतरे, लेकिन बाजी मारी योगी आदित्यनाथ ने और उत्तर प्रदेश राज्य की बागडोर एक बार फिर अपने हाथों में ले ली। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। दातागंज विधानसभा 117 के बीजेपी प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैया के समर्थन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी विधायक के समर्थक स्वागत में लाए गए बुलडोजर के नीचे साइकिल को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी परिणाम का असर बिहार में देखने के लिए मिल रहा है। बीजेपी विधायकों ने बिहार में योगी मॉडल की चर्चा शुरू की है। साथ ही वीआईपी पार्टी के सहयोगी जिन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की खिलाफत की है, अब बीजेपी विधायक उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी अब इस जीत के सहारे बिहार की राजनीति में भी नई इबारत लिखने की फिराक में है। सारी मर्यादाओं को उन्होंने लांघा है, वो रिजेक्टेड थे। उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्टेड किया। वो एमपी के चुनाव हार गए थे, एमएलए का चुनाव हार गए थे, फिर भी उनको मंत्री बनाया गया। और हमारे पार्टी में एक से एक सहनी समाज के नेता हैं, चाहे माननीय अर्जुन सहनी जी हो, माननीय अजय निषाद जी हो, चाहे माननीय जदयू में मदन सहनी जी हो, हरीश सहनी जी हो, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे इसको लेकर। वो अमित शाह जी भी और भारतीय जनता पार्टी भी जरूर सोचेगी ऐसे ऐसे कृतज्ञ लोगों। कैलाश पर्वत से लेकर गोवा के समंदर तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर अवध से लेकर नोएडा तक, हर जगह कमल ही कमल है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर लोगों का साथ था, ये विश्वास का मोहर है, कार्यकर्ता के प्रयास का मोहर है। और आज देश के अंदर जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो लोग देश के अंदर बड़ी बड़ी बात करते थे, गाल बजाते थे, बीजेपी को छोटा करके बताते थे, उनको जवाब मिल गया है। देखिए, यूपी चुनाव जीता गया है, लेकिन जनता का वोट से वो चुनाव नहीं जीते हैं। ईवीएम में छेड़छाड़ करके वो चुनाव जीते हैं। और
यहाँ क्या होगा, माननीय मुख्यमंत्री को, चूंकि ये दरबारी हैं प्रधानमंत्री के और भाजपा के, तो इनको जाना ही तय है, क्योंकि बीजेपी अपना एजेंडा शुरू कर दी है। लालू प्रसाद यादव की होली फिलहाल जेल में मनेगी। लालू की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड मांगने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने कहा कि अगर सीबीआई लालू की जमानत याचिका पर जवाब देना चाहती है तो कोर्ट में दाखिल कर सकती है। मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। अप्रैल को जो है उनका सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए फाइनल बहस के लिए रहेगा जी। और इस बीच में अगर सीबीआई को हमारा जो बेल पिटीशन जो फाइल हुआ है उसका कोई जवाब देना तो इस बीच में वो दे देंगे जी। तो सर ये कहा जा सकता है जो अगला डेट मिल रहा है हाँ। तो सुनवाई शुरू होगी 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल को ही सुनवाई के लिए डेट फिक्स किया गया है। तो उस दिन से सुनवाई शुरू होगी, बहस शुरू होगी ना? बहस नहीं, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए होगा। झारखंड में एनडीए और यूपीए के बाद आज एक अन्य मोर्चे का गठन किया गया। इस मोर्चे को नाम दिया गया झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा, जिसमें निर्दलीय विधायक सरयू राय, आजसू के सुदेश मेहता, लंबोदर मेहतो और एनसीपी के कमलेश सिंह, बरकट्टा विधायक अरविंद यादव शामिल हैं। तीसरे मोर्चे की घोषणा शुक्रवार को झारखंड विधानसभा के बाहर सुरेश महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। इस मोर्चे पर काम जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का है। बनी है राज्य के जनहित के मुद्दों के लिए, राजनीति के मुद्दों के लिए और झारखंड के विकास के लिए सदन के अंदर और सदन के बाहर ये मोर्चा फिर भी समय सदन में जो है वो सारी चीजें ये कब से आप लोग विधानसभा अध्यक्ष भी उनको लेके मिलेंगे? बिल्कुल, विधानसभा अध्यक्ष को मिलकर हम लोग अपना झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा है उसके मान्यता देने के लिए हम लोग इसमें 3 पार्टी शामिल है। आज हम लोग माननीय सरजू जी है, माननीय कमलेश जी है, अरविंद जी है और हम लोग माननीय सुरेश जी, हम लोग 5 आदमी के अंदर विधानसभा के अंदर में काम करने का और दायित्वों का जिस रूप से परिपाटी चली आ रही है और जिस विषय को लेकर मन में टीस रह जाती है कि कई राज्य के ज्वलंत विषय, महत्वपूर्ण विषय जिसको शायद सदन के पटल पर रखना अनिवार्यता होती है, समय अभाव में सारी बातें पटल पर आ नहीं पाती। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी ने अपनी जगह बनाई है। इसको लेकर झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 10वें दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी विधायक और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भगवा रंग पहनकर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने भगवा रंग पहनकर संदेश दिया कि उनके सनातन धर्म में भगवा रंग का बहुत महत्व है। हर पूजा पाठ और हर शुभ काम में हम भगवा रंग पहनते हैं। हिंदू संस्कृति की पहचान है, सनातन संस्कृति की पहचान है। भारतीय जनता पार्टी भगवामय करेगी पूरे देश को और झारखंड में बहुत ज्यादा भगवामय आपको नजर आएगा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में मेजोरिटी के साथ झारखंड में आपको दिखाई देगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।